हेलो और आज के इस बेहद खास गहरे विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो खेल जगत में खास करके क्रिकेट प्रेमियों के बीच आजकल एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बना हुआ है। बिल्कुल, और ये बहस होनी भी चाहिए। मतलब क्रिकेट मतलब एक ऐसा खेल जिसकी जड़ें परंपराओं में बहुत गहरी हैं। हाँ, लेकिन आज के समय में ये अपनी पहचान और अपने भविष्य को लेकर एक चौराहे पे खड़ा है। सही कहा। तो आज का हमारा जो मुख्य सवाल है वो ये है कि क्या T20 का जो ये तूफानी अंदाज है, क्या वो टेस्ट क्रिकेट की उस पुरानी क्लासिक कला को दीमक की तरह खा रहा है, या फिर क्या ये असल में इस 5 दिन वाले पारंपरिक प्रारूप को एक नए और भी ज्यादा रोमांचक अवतार में ढालने का काम कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, राइट? बिल्कुल। बल्कि ये खेल के अर्थशास्त्र, विज्ञान और जो दर्शकों की बदलती मानसिकता है ना, हाँ, उससे भी जुड़ा है। एग्जैक्टली। और इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए आज हमने कई अलग अलग और काफी प्रामाणिक स्रोतों को एक साथ रखा है। हाँ, मैं सुनने वालों को बता दूं कि हमने विकिपीडिया से जो 2025-2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC उसके बिल्कुल ताजा आंकड़ों का विश्लेषण किया है। और साथ ही द गार्डियन के उस बहुत ही शानदार लेख को खंगाला है जो बेसबॉल की पूरी फिलॉसफी को खोल कर रख देता है। बिल्कुल। और इसके अलावा रेडिट के क्रिकेट फोरम्स पर जो फैंस की धड़कनें हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उन्हें भी शामिल किया है। और खेल के तकनीकी पहलू को भी नहीं भूलना चाहिए। उसे समझने के लिए हमने एमरल्ड पब्लिशिंग के स्ट्राइक रेट पर हुए एकेडमिक रिसर्च और खेल स्पेस से लाल गेंद की बनावट के पीछे के जो शुद्ध विज्ञान है उसको भी अपनी इस चर्चा का आधार बनाया है। तो आज का हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। जो भी लोग इस गहरे विश्लेषण को सुन रहे हैं, उनके लिए इस बात की तह तक जाना कि कैसे क्रिकेट का सबसे पुराना प्रारूप आज की इस तेज तर्रार दुनिया में खुद को बचाए रखने के लिए सिर्फ संघर्ष ही नहीं कर रहा, बल्कि एक तरह से पलटवार भी कर रहा है। सही बात है। तो शुरुआत करते हैं उस डर से जो सोशल मीडिया पर साफ झलकता है। अगर रेडिट पर क्रिकेट फैंस की बहस पढ़े ना, तो एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि T20 की चकाचौंध के सामने टेस्ट क्रिकेट अब बहुत धीमा, उबाऊ और पुराना लगने लगा है। हाँ, लोग उसे मतलब एक ऐसा म्यूजियम पीस मान रहे हैं जिसे लोग सम्मान तो देते हैं लेकिन देखना नहीं चाहते। बिल्कुल। और फैंस का ये डर पूरी तरह से निराधार भी नहीं है, क्योंकि ये डर सिर्फ इस बात का नहीं है कि खेल धीमा है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही ठोस आर्थिक वास्तविकता काम कर रही है। फाइनेंशियल रियलिटी। बिल्कुल। अगर हम इसके सबसे ताजा और बड़े उदाहरण की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डीकॉक का टेस्ट क्रिकेट से लिया गया संन्यास बहुत कुछ कहता है। हाँ, वो काफी शॉकिंग था। लेकिन ये सिर्फ थकान या फॉर्म का मामला नहीं था। ये पूरी तरह से अर्थशास्त्र था। अगर कोई खिलाड़ी दुनिया भर की T20 लीग्स में खेलता है तो वो एक टेस्ट मैच खेलने के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा पैसा कमा सकता है। 5 गुना? बाप रे। हाँ, और वो भी शरीर को कम थकाकर और बहुत कम समय देकर। खिलाड़ियों का करियर वैसे भी छोटा होता है। उन्हें अपने भविष्य और परिवार की आर्थिक सुरक्षा के बारे में सोचना ही पड़ता है। ये तो एक बहुत ही व्यवहारिक बात है। मतलब देखा जाए तो 5 दिन धूप में पसीना बहाने और शरीर को तोड़ने से अच्छा है कि 3 घंटे में मैच खत्म करके एक भारी भरकम चेक घर ले जाया जाए। आखिर खिलाड़ी भी तो इंसान ही है। सही कहा। लेकिन इस T20 के लालच और फोकस का असर सिर्फ बैंक बैलेंस पे नहीं पड़ रहा, ये उनकी बुनियादी तकनीक को भी खोखला कर रहा है, राइट? बिल्कुल कर रहा है। हमारे स्रोतों में जॉनी बेयरस्टो, एलेक्स हेल्स और आदिल राशिद जैसे अंग्रेजी खिलाड़ियों का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। हाँ, इन खिलाड़ियों ने सफेद गेंद के क्रिकेट पर अपना ध्यान इतना ज्यादा केंद्रित कर दिया कि जब लाल गेंद से खेलने की बारी आई तो उनकी वो पुरानी ठोस रक्षात्मक तकनीक गायब मिली। एग्जैक्टली। मतलब जो रूट या केन विलियमसन जैसे कुछ चुनिंदा बल्लेबाजों को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए दोनों प्रारूपों में तालमेल बिठाना लोहे के चने चबाने जैसा हो गया। और तकनीक में ये गिरावट क्यों आ रही है, इसका जवाब हमें उस एमरल्ड पब्लिशिंग के एकेडमिक पेपर में मिलता है। अच्छा, उसमें क्या बताया गया है? उनका शोध बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि आज के आधुनिक दर्शकों को खींचने का जो सबसे बड़ा चुंबक है ना, वो बैटिंग स्ट्राइक रेट है। बैटिंग स्ट्राइक रेट। आज के समाज में जहां हर चीज इंस्टेंट चाहिए, लोगों के पास सप्ताहांत पर या काम के बाद
5 दिन तक शांति से बैठकर एक मैच देखने का धैर्य ही नहीं बचा है। ये तो है, सबको हर गेंद पर एक्शन चाहिए। बिल्कुल, उन्हें मैच का नतीजा चाहिए। और इसी तेज स्ट्राइक रेट की मांग ने बल्लेबाजों के दिमाग में ये बात बैठा दी है कि गेंद को रोकना नहीं है, बल्कि उसे बाउंड्री के पार भेजना है। और यही मानसिकता जब वे टेस्ट क्रिकेट में लेकर आते हैं तो लाल गेंद की स्विंग के सामने उनकी तकनीक की पूरी पोल खुल जाती है। बिल्कुल सही। तो अगर बल्लेबाज तकनीक भूल रहे हैं और दर्शक धैर्य खो रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि टेस्ट क्रिकेट का अध्याय अब समाप्त होने वाला है? नहीं, दिलचस्प बात यही है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा पलटवार शुरू होता है। पलटवार, राइट। टेस्ट क्रिकेट ने हार नहीं मानी है, उसने खुद को इस नए युग के हिसाब से अपग्रेड कर लिया है। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है इंग्लैंड का वो बेसबॉल मॉडल। ओहो, बेसबॉल। द गार्डियन ने बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मकालम के इस बेसबॉल युग का जो बारीकी से विश्लेषण किया है, वो सच में आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल। ये सिर्फ तेज खेलने का तरीका नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। अगर हम सिर्फ कप्तान बेन स्टोक्स के आंकड़ों पर ही नजर डालें, तो टेस्ट क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट 57.40 से सीधे छलांग लगाकर 72.98 हो गया है। और टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से 15 पॉइंट का ये उछाल कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब मानसिकता ये नहीं है कि हमें विकेट बचाकर खेलना है। अब मानसिकता ये है कि हमें विरोधी टीम के 20 विकेट जल्द से जल्द निकालने हैं, चाहे इसके लिए रन लुटाने पड़े या फिर पहले ही दिन पारी घोषित करनी पड़े। एग्जैक्टली। रावलपिंडी टेस्ट का वो वाकया मुझे याद आ रहा है, वो इस बात को कितने बेहतरीन ढंग से साबित करता है। हाँ, दिसंबर का महीना था वो। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच वो मैच चल रहा था। द गार्डियन के अनुसार इंग्लैंड की टीम को ये अच्छी तरह पता था कि रावलपिंडी की वो पिच बिल्कुल सपाट है, हाईवे जैसी, एकदम हाईवे। और सर्दियों के मौसम में रोशनी जल्दी कम हो जाने का भी खतरा था। पाकिस्तान को 2 बार आउट करने के लिए उन्हें कम से कम 250 ओवर गेंदबाजी करने का समय चाहिए था। और किसी भी सामान्य टीम ने ऐसे में ड्रॉ के लिए खेला होता। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने महज 136.5 ओवरों में 6.73 की तूफानी रन रेट से 921 रन ठोक दिए। 921 रन, वो भी टेस्ट मैच में। हाँ, और फिर उनके गेंदबाजों को पाकिस्तान को आउट करने का पर्याप्त समय मिल गया और खराब रोशनी की वजह से खेल रुकने से ठीक पहले उन्होंने वो मैच जीत लिया। मतलब वो टेस्ट क्रिकेट कम और कोई हॉलीवुड थ्रिलर ज्यादा लग रहा था, जिनकी कुछ साल पहले तक इस प्रारूप में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सही बात है। एबी डिविलियर्स, एमएस धोनी और क्रिस गेल जैसे टी20 के दिग्गजों ने जो स्कूप, स्विच हिट और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट इजाद किए थे, आज वे टेस्ट क्रिकेट के तर्कश का अहम हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल। एक समय था जब जो रूट और स्टीव स्मिथ को क्रिकेट की व्याकरण की किताब माना जाता था। हाँ, क्लासिक बल्लेबाज। लेकिन आज वही क्लासिक बल्लेबाज तेज गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ होकर रिवर्स स्कूप लगा रहे हैं। ये बताता है कि सफेद गेंद की आक्रामकता ने लाल गेंद के क्रिकेट में पूरी तरह से घुसपैठ कर ली है। लेकिन यहाँ पर ना एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, हमें लगता है कि ये सारा आक्रामक खेल सिर्फ और सिर्फ टी20 की देन है, लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ और ही गवाही देते हैं। 1890 से 1914 के बीच के उस दौर को याद कीजिए जिसे क्रिकेट का गोल्डन एज कहा जाता है। अच्छा। उस जमाने में विक्टर ट्रम्पर का स्ट्राइक रेट 67.1 हुआ करता था। गिलबर्ट जेसप ने 1902 के एक ऐतिहासिक मैच में मात्र 76 गेंदों में शतक चढ़ दिया था। 76 गेंदों में 1902 में? हाँ, और वो भी बिना किसी आधुनिक बड़े बल्ले या आज के जो सुरक्षा उपकरण होते हैं उनके बिना। ये तो अद्भुत है। और हम अपने ही दौर के वीरेंद्र सहवाग को कैसे भूल सकते हैं? उनका टेस्ट में 82.23 का स्ट्राइक रेट आज के इस तथाकथित बेसबॉल युग के लिए भी एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आक्रामकता पहले भी थी, बस अब उसका स्वरूप बदल गया है? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। आक्रामकता पहले भी थी, लेकिन वो विक्टर ट्रम्पर या सहवाग जैसे 1 या 2 असाधारण खिलाड़ियों के व्यक्तिगत कौशल तक ही सीमित थी। राइट। आज जो बदलाव आया है वो ये है कि अब ये एक पूरी टीम की संस्थागत रणनीति यानी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी बन गई है। पूरी की पूरी प्लेइंग 11 इसी आक्रामक सोच के साथ मैदान पर उतर रही है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन यहाँ ना एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है।
अगर बल्लेबाज आज टेस्ट मैच को भी T20 के अंदाज में ही खेल रहे हैं, रन रेट भी वही है, तो फिर क्रिकेट बोर्ड्स इस प्रारूप में भी सफेद गेंद का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? आखिर इस लाल गेंद को ही क्यों ढोया जा रहा है? ये एक बहुत ही जायज और तकनीकी सवाल है। जब खेल की गति बदल गई है, बल्लेबाजी का तरीका बदल गया है, तो उपकरण पुराना क्यों है? सफेद गेंद से खेलने में आखिर तकनीकी दिक्कत क्या है? इस सवाल का जवाब खेल स्पेस के ब्लॉग में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। असल में सफेद और लाल गेंद के बनने की प्रक्रिया में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा। सफेद गेंद को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो 50 ओवरों के खेल तक ही टिक सके। 50 ओवर के आसपास उसकी सिलाई दब जाती है, उस पे लगी सफेद पॉलिश उखड़ने लगती है और वो नरम पड़ जाती है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की जो कठोरता है वो अलग स्तर की है, राइट? बिल्कुल। यहाँ गेंद को 80 से 90 ओवरों तक बल्ले की मार, सूखी पिच की रगड़ और खिलाड़ियों के पसीने को सहना होता है। लाल गेंद को रंगने के लिए एलम टैनिंग प्रक्रिया और वैक्स आधारित डाई का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसे हम थोड़ा आसान भाषा में यानी किसी आम इंसान को समझाना चाहें, तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कच्ची मिट्टी के बर्तन को आग में तपाकर पक्का कर दिया जाता है। बहुत सही तुलना है। एलम टैनिंग वो केमिकल प्रोसेस है जो चमड़े को इतना सख्त और टिकाऊ बना देता है कि वो 90 ओवरों तक खराब ना हो। और जो वैक्स आधारित डाई होती है, वो सिर्फ गेंद के ऊपर पुती नहीं होती, बल्कि चमड़े की रग रग में बस जाती है। Exactly. इसके विपरीत सफेद और गुलाबी गेंदों पर सिर्फ रंग की एक ऊपरी परत या पॉलिश होती है, जो थोड़ी सी रगड़ लगने पर ही उड़ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी बनावट के कारण लाल गेंद स्विंग के उन 3 अलग-अलग चरणों से गुजरती है जो टेस्ट क्रिकेट को असली टेस्ट बनाते हैं। ये 3 चरण कौन से हैं? पहला चरण है शुरुआती ओवरों की कन्वेंशनल स्विंग। लाल गेंद की सिलाई यानी सीम लगभग 1.5 मिलीमीटर ऊंची होती है। 1.5 मिलीमीटर? हाँ। जब तेज गेंदबाज इसे सही गति से फेंकता है तो ये ऊंची सिलाई हवा को चीरती है और गेंद को एक भयानक स्विंग देती है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, बीच के ओवर। यहाँ गेंद थोड़ी पुरानी और खुरदरी होने लगती है। ये वो समय होता है जब तेज गेंदबाज आराम करते हैं और स्पिनर्स का जादू शुरू होता है, क्योंकि उस खुरदरी गेंद से पिच पर बेहतरीन ग्रिप और टर्न मिलता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे घातक चरण, जिसके बारे में बात करना हर क्रिकेट फैन को पसंद है। 50 ओवरों के बाद का वो समय जिसे हम रिवर्स स्विंग कहते हैं। आहा, रिवर्स स्विंग। ये गेंदबाजी की कला का चरम है। फील्डिंग करने वाली टीम बहुत ही चालाकी से गेंद के एक हिस्से को खुरदरा और सूखा रखती है, जबकि दूसरे हिस्से को पसीने से चमका कर बिल्कुल चिकना कर देती है। और विज्ञान के इस खेल में गेंद हवा में उस तरफ स्विंग होने लगती है जिसकी बल्लेबाज को उम्मीद भी नहीं होती। और सफेद गेंद 50 ओवर तक इस लायक ही नहीं बचती कि उसका चमड़ा रिवर्स स्विंग जैसी किसी कलाकारी को अंजाम दे सके। इसीलिए लाल गेंद की जगह कोई सफेद गेंद नहीं ले सकती। क्या बात है। और यहाँ गेंदों की ब्रांडिंग का भी अपना एक अलग ही विज्ञान है। दुनिया भर में परिस्थितियाँ अलग हैं, इसलिए गेंदें भी अलग इस्तेमाल होती हैं। जैसे ड्यूक्स गेंद। ड्यूक्स, हाँ। ये मुख्य रूप से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में इस्तेमाल होती है। इसकी खासियत ये है कि इसमें हाथ से की गई सिलाई की 6 कतारें होती हैं। हाथ की सिलाई? हाँ, और हाथ की सिलाई इसे ज्यादा मजबूत बनाती है। इसी वजह से ये हवा में सबसे ज्यादा और सबसे लंबे समय तक स्विंग करती है। ये पिचों पर राज करती है। इसका सीम थोड़ा चपटा होता है क्योंकि इसमें मशीन और हाथ की सिलाई का एक मिश्रण होता है। तो चपटी सिलाई का क्या फायदा है? ये चपटी सिलाई उन तेज पिचों पर एक समान और सच्चा उछाल देने में मदद करती है, जिसे हम बाउंस कहते हैं। और अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो यहाँ SG गेंद का दबदबा है। SG गेंद के धागे बहुत पास सिले होते हैं और इसका सीम काफी उभरा हुआ होता है। बिल्कुल। जब भारत की सूखी और धूल भरी पिचों पर खेल होता है तो ये उभरी हुई सिलाई अश्विन या जडेजा जैसे स्पिनर्स को उंगलियों से वो जादुई ग्रिप देती है जो बल्लेबाजों को चकमा दे सके। सही कहा। तो कुल मिलाकर टेस्ट क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजी के स्ट्राइक रेट का खेल नहीं है। ये गेंद की बनावट, उसके विज्ञान और वातावरण के साथ उसके बर्ताव का एक शानदार प्रदर्शन है। बिल्कुल। और इस लाल और सफेद गेंद के तकनीकी बहस से थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम खेल के प्रशासनिक ढांचे को देखें तो ये समझना भी जरूरी है कि ICC और जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो इस 5 दिन के प्रारूप को बचाने के लिए आखिर क्या कर रहे हैं। राइट। WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप
शायद इस दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा और सफल कदम साबित हुआ है। हाँ, क्योंकि एक समय था जब द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज के कई मैच बिना किसी नतीजे के महज औपचारिकता के लिए खेले जाते थे। लेकिन WTC ने हर एक सत्र, हर एक मैच में एक नई जान फूंक दी है। क्योंकि अब हर मैच के अंक सीधे लीग टेबल पर असर डालते हैं। विकिपीडिया के 8 जनवरी 2026 तक के ताज़ा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया 87.5% अंकों के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल पर बहुत ही बेरहमी से राज कर रहा है। उनकी निरंतरता सच में डराने वाली है। उनके ठीक पीछे न्यूजीलैंड 77.78% और दक्षिण अफ्रीका 75% अंकों के साथ फाइनल की दौड़ में बने हुए हैं। ये जो अंकों की होड़ है ना, इसी ने टेस्ट मैचों से उबाऊपन को खत्म कर दिया है। बिल्कुल, और इसी प्रतिस्पर्धा ने व्यक्तिगत प्रदर्शन को भी बहुत निखारा है। जैसे शुभमन गिल WTC के इस चक्र में 950 रनों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। 950 रन, शानदार। इसमें खास तौर पर 2 जुलाई 2025 को एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई उनकी 269 रनों की पारी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। वो तो एक ऐतिहासिक पारी थी। इंग्लैंड में ड्यूक्स की स्विंग होती गेंद के सामने, वो भी विरोधी टीम के घर में जाकर दोहरा शतक लगाना, ये इस बात का प्रमाण है कि आज के युवा बल्लेबाज जो T20 में पले बड़े हैं, वे भी टेस्ट क्रिकेट की कला में पारंगत हो सकते हैं। और गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 46 विकेट लेकर शीर्ष पर हैं। पर्थ की उस तेज पिच पर 58 रन देकर 7 विकेट लेने का उनका वो स्पेल कोई कैसे भूल सकता है। 7-58 कमाल है। ये आंकड़े कोई न्यूज बुलेटिन नहीं है, ये बताते हैं कि इस प्रारूप में आज भी कितना रोमांच बाकी है। और इस रोमांच को आज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ना ब्रॉडकास्टर्स और मार्केटिंग टीमों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब टेस्ट मैच को सिर्फ एक खेल की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े इवेंट या कहें एक त्योहार की तरह पेश किया जा रहा है। मार्केटिंग का नया रूप। हाँ, डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट इसी रणनीति का हिस्सा है, ताकि लोग अपने दफ्तर से छूटने के बाद आराम से स्टेडियम जा सकें या टीवी खोलकर मैच का आनंद ले सकें। स्टेडियम के बाहर और अंदर का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। T20 की पूरी चकाचौंध को अब टेस्ट क्रिकेट में ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे कि स्टेडियम्स में अब बाकायदा फैन जोन बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ब्रॉडकास्टिंग का स्तर देखिए, मल्टी कैमरा सेटअप, ड्रोन कवरेज और खिलाड़ियों को माइकअप करना। हाँ, वो माइकअप वाला फीचर तो बहुत दिलचस्प है। जब शॉर्ट लेग पर खड़ा फील्डर बल्लेबाज पर छींटाकशी कर रहा होता है और दर्शक घर बैठे उसे साफ साफ सुन पाते हैं, तो वो जुड़ाव एक अलग ही स्तर का होता है। एकदम ग्राउंड के अंदर होने का एहसास होता है। इसके अलावा एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव जो T20 ने टेस्ट क्रिकेट पर डाला है, वो है खिलाड़ियों की फिटनेस। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। पहले टेस्ट मैचों में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते थे जो फील्डिंग में थोड़े कमजोर होते थे और उन्हें फाइन लेग या स्लिप में छुपा दिया जाता था। हाँ, छुपा देते थे। लेकिन आज T20 के मानकों ने फिटनेस का स्तर इतना बढ़ा दिया है कि 5 दिन तक चलने वाले टेस्ट मैच के आखिरी दिन के आखिरी सत्र में भी खिलाड़ी बाउंड्री पर हवा में उड़कर कैच लपक रहे होते हैं। उनकी ऊर्जा बिल्कुल कम नहीं होती। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ें, चाहे वो वित्तीय वास्तविकताएं हो, बेसबॉल की आक्रामक मानसिकता हो, लाल गेंद का गहरा विज्ञान हो, WTC का नया ढांचा हो या फिर ब्रॉडकास्टिंग का वो नया रूप, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। राइट। या कैटलिस्ट का काम किया है, जिसने टेस्ट क्रिकेट को अपने विकास की प्रक्रिया तेज करने पर मजबूर कर दिया। सही कहा। सुनने वालों के लिए इस पूरी चर्चा का सार यही है कि कोई भी महान परंपरा आसानी से नहीं मरती। हमारा 140 साल से भी पुराना ये टेस्ट क्रिकेट खत्म नहीं हो रहा है। डार्विन का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है, जो समय के साथ खुद को ढाल लेता है वही जिंदा रहता है। और टेस्ट क्रिकेट अब पहले से कहीं ज्यादा तेज, आक्रामक और आज की पीढ़ी के हिसाब से आधुनिक हो गया है। बदलाव ही एकमात्र स्थायी नियम है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है, जो भविष्य की ओर इशारा करता है। हमने देखा कि कैसे T20 ने टेस्ट क्रिकेट की पूरी रूपरेखा बदल दी है। लेकिन क्रिकेट का विकास यहीं रुकने वाला नहीं है। T10 या The 100 जैसे और भी छोटे और तेज प्रारूप अब बाजार में आ चुके हैं और तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इस सवाल को हम यहीं छोड़ते हैं, ताकि जो भी लोग हमारे साथ हैं, जो इसे सुन रहे हैं, वो खुद इस पर विचार करें। अगर महज 20 ओवर के खेल ने टेस्ट क्रिकेट को इतना बदल दिया,
तो भविष्य के ये 100 गेंद या 10 ओवर वाले प्रारूप क्रिकेट के इस सबसे पुराने रूप का क्या हाल करेंगे? सोचने वाली बात है। टीवी ब्रॉडकास्टर्स की शेड्यूलिंग की मजबूरियों और दर्शकों के सप्ताहांत के घटते समय को देखते हुए क्या हम तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया भर में टेस्ट क्रिकेट को आधिकारिक तौर पर 5 दिन से घटाकर हमेशा के लिए सिर्फ 4 दिन का कर दिया जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। खेल के इस अद्भुत विकास, बदलाव और इसके पीछे छिपे विज्ञान को समझने की ये चर्चा बहुत ही शानदार रही। उम्मीद है अगली बार जब मैदान पर लाल गेंद अपनी 1.5 मिलीमीटर की सिलाई के साथ हवा को चीरते हुए स्विंग होगी तो उसके पीछे का ये पूरा विज्ञान और इतिहास सबको जरूर याद आएगा। इसी तरह इस खेल को समझते रहिए और खुद से नए सवाल पूछते रहिए।